हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल ब्रह्मर्षि आईएएस में। मैं स्वीटी सिंह, आप लोगों की इतिहास की एजुकेटर। फ्रेंड्स, इसमें हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रवादी इतिहास लेखन। जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि हम लोगों ने साम्राज्यवादी इतिहास लेखन पढ़े थे और उसका फर्स्ट पार्ट यूट्यूब पे पढ़ चुका है। आप लोग अगर उसे नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं, और उसका ये सेकेंड पार्ट है। फिर इसका थर्ड पार्ट मार्क्सवादी इतिहास लेखन के रूप में आएगा। इस तरीके से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रवादी इतिहास लेखन। स्लाइड। ये है स्लाइड। तो फ्रेंड, जैसा कि हम लोग साम्राज्यवादी के बारे में पढ़े थे, साम्राज्यवादी इतिहास लेखन के बारे में हम लोग पढ़े थे कि ये लोग किस प्रकार से भारत की जो संस्कृति है उसके बारे में ये लोग अपने तरीके से किस प्रकार से एनालिसिस किए थे और कैसे भारत की जो संस्कृतियों को पतनशील संस्कृति बताए थे। तो इसी के पहले प्राच्यवादी आए। इसमें दो विद्वान आते हैं, एक प्राच्यवादी आ जाते हैं और दूसरा उपयोगितावादी। तब उपयोगितावादी विद्वानों में आप लोगों ने देखा था कि जेम्स मिल ने जो भारत का इतिहास सबसे पहली बार लिखा, तो किस प्रकार से उसका सांप्रदायिकरण कर देते हैं और उसको हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल का नाम दे देते हैं। तो इन्हीं के जो लोग हमारी संस्कृतियों का ये लोग आलोचना किए थे पश्चिमी देशों में जाकर, इसको जैसे महात्माओं और धर्म में, अध्यात्म में जुड़े हुए लोगों का देश बताए थे भारत को। तो इन्हीं के चीज़ों को जवाब देने के लिए, इनका आंसर देने के लिए राष्ट्रवादी विद्वानों का जन्म हुआ। बेसिकली ये तो इतिहास जो है कि राष्ट्रीय आंदोलन की उपज थे राष्ट्रवादी जो विद्वान थे। और ये जब 19वीं सदी के अंत में और 20वीं सदी के आरंभ में इतिहासकारों की एक विशेष वर्ग का आगमन होता है, इसी की जो पहचान है राष्ट्रवादी विद्वानों के रूप में की जाती है। तो इसमें आप लोग देखिए कि इसमें जो महत्वपूर्ण विद्वान हैं, KP जायसवाल हैं, AS अल्तेकर हैं और RG भंडारकर हैं, RC मजुमदार हैं, प्रोफेसर हेमचंद राय चौधरी हैं। इतने ये लोग विद्वान हैं, आदि इसमें शामिल हैं। और अधिकांश विद्वान राष्ट्रीय आंदोलन की उपज थे। तो इनका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य हमने पहले ही बता दिया, यहाँ पे 2 पॉइंट में दे दिया है मैंने कि साम्राज्यवादी इतिहास लेखन की चुनौती का सामना करना। कि मतलब साम्राज्यवादी जो इतिहास लेखन किया गया और हमारे संस्कृतियों को की आलोचना की गई, उनकी चुनौती को ये लोग सामना किए और उनके बदले में ये लोग इतिहास को फिर से एक इतिहास लेखन किया जिसका नाम पड़ा राष्ट्रवादी इतिहास लेखन, और उनको जवाब दिया। हालांकि इनकी भी अपनी कुछ सीमाएं हैं, कुछ आलोचनाएं होती हैं जिसको हम लोग बाद में देखेंगे। और दूसरा ये है कि जो प्राचीन भारतीय संस्कृति थी उसकी उपलब्धि का उद्घाटन करना। मतलब ये तो इनकी बुराई कर रहे थे, तो ये लोग जो भारत की संस्कृति थी ये कितनी सर्वोच्च है, कितनी महान है, इसके बारे में बताने के लिए इन लोगों ने इतिहास को लिखना स्टार्ट किया। यही 2 उद्देश्य प्रमुख था इन लोगों का। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि इनका योगदान क्या है राष्ट्रवादी इतिहास लेखन में। इनका योगदान सबसे पहले देखिए ये है कि जेम्स मिल के द्वारा जो भारतीय इतिहास लेखन के विभिन्न कालों का नामकरण को चुनौती देते हुए इनका नामकरण हिंदू काल, मुस्लिम काल, ब्रिटिश काल के रूप में करना। फ्रेंड्स, ये गलत टाइप हो गया है, हिंदू काल, मुस्लिम काल। ये लोग इनके जो नामकरण किए थे सांप्रदायिकरण के आधार पे, धर्म के आधार पे जेम्स मिल ने किया था। हमारे भारत का जो लेखन किया था और उसका नामकरण एक धर्म के आधार पर कर दिया था। तो राष्ट्रवादियों का इसमें ये योगदान है कि इन्होंने इस नामकरण को बदल के प्राचीन काल, हिंदू काल को प्राचीन काल और मुस्लिम काल को मध्यकाल और ब्रिटिश काल को आधुनिक काल के रूप में इन्होंने परिवर्तित किया। ठीक है, इन्होंने नामकरण ही सिर्फ परिवर्तन किया, इसका आधार वही ये लोग बनाए रखे, आधार चेंज नहीं किए, सिर्फ नाम चेंज कर दिए, जिसके आधार पर इन लोगों की आलोचना भी होती है।
तो इनके नाम में परिवर्तन कर दिया। दूसरा इनका योगदान ये है कि जेम्स मिल के द्वारा जो प्रतिपादित प्राच्यवाद निरंकुशता की अवधारणा थी, इसको चुनौती देते हुए ये लोगों ने सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन भारत के लोगों ने राज्य अथवा राजनीतिक संस्थाओं का विकास कर लिया था और इनके अंदर भी तर्कवादी जो क्षमता थी। ऐसा नहीं था कि ये सिर्फ पारलौकिक जीवन की परिकल्पना करते थे, ये लोग भी, इन लोगों के भी राजनीतिक जो सत्ता का शासन करने की क्षमता थी। तो ये लोग बताने का प्रयास करते हैं और जो भारतीय विद्वान हैं वो साक्ष्य देते हैं कि जब सिकंदर का आक्रमण हुआ था हमारे भारत पर, तो उत्तर पश्चिम जो भारत का इतिहास जानने के लिए जो सिकंदर के साथ आए हुए जो ग्रीक विद्वान थे, उन विद्वानों का विवरण ही है। हम लोग विदेशी विवरण में इसको अच्छे से पढ़े थे। तो उनके साथ वो लोग जो उत्तर पश्चिम भारत के बारे में वो लोग विवरण देते हैं कि वहाँ पे राजतंत्र के साथ साथ गणतंत्र भी होता है। तो ये लोग इसको साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं और बताते हैं कि हमारा भारत न कि सिर्फ आधुनिक काल में बल्कि प्राचीन काल में भी गणतंत्र जैसी सोच का विकास कर लिया था और गणतंत्र स्थापित कर लिया था। तो कैसे आप लोग कह सकते हैं कि जो हमारा भारत है सिर्फ धर्म और अध्यात्म में जुड़ा रहता है और यहाँ के लोग सिर्फ पारलौकिक जीवन की कल्पना करते हैं। इस आधार पे ये इनके विचारों को खंडन करते हैं। दूसरा इनका योगदान ये है कि साहित्यिक और अभिलेखी तथा अन्य पुरातात्विक साक्ष्यों को जोड़कर प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में एक नवीन परंपरा की शुरुआत करते हैं। तो ये लोग जैसे साहित्यिक और अभिलेखीय, जो ये पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में बात कर रहे हैं, और पुरातात्विक साक्ष्यों को तीनों को जोड़कर प्राचीन भारत के इतिहास के विषय में एक नवीन परंपरा की शुरुआत करते हैं, जो ये लोग नहीं किए थे, साम्राज्यवादी विद्वान नहीं किए थे। और विशेष रूप से राजनीतिक इतिहास की पुनर्रचना में इनका विशेष योगदान है। ये लोग जो हैं कि सिर्फ संस्कृति के बारे में ध्यान देते हैं, क्योंकि ये तो साम्राज्यवादी हैं, अपने हित को लेकर ध्यान में देखते हैं। लेकिन जब खुद एक राष्ट्रवादी विद्वान देखेगा तो समग्र रूप से अपनी देश के बारे में लिखेगा ना। तो ये राजनीतिक पर भी ध्यान देते हैं। संस्कृति के बारे में तो जो ध्यान देते हैं वो देते ही हैं, साथ ही साथ राजनीतिक इतिहास को भी ये लोग पॉइंट आउट करते हैं, इसके बारे में भी ये लोग प्रकाश डालते हैं। तो एक योगदान इनका ये है। सबसे बड़ा योगदान ये है कि ये लोग जब साम्राज्यवादी विद्वान लिखते हैं तो वो दक्षिण भारत को भूल जाते हैं, सिर्फ उत्तर भारत के इतिहास को ये लोग लिखते हैं। तो दक्षिण भारत के बारे में लोग छोड़ देते हैं, इसके बारे में ये लोग कुछ नहीं बताते हैं कि यहाँ का इतिहास कैसा था, यहाँ की स्थिति परिस्थिति कैसी थी उस टाइम की। तो ये राष्ट्रवादी विद्वानों की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि ये लोग भारतीय राष्ट्रीय की मुख्य धारा में पहली बार जोड़ते हैं किसको, दक्षिण भारत को। तो इतनी फ्रेंड्स इनकी ये है योगदान है, तो आप लोग देख सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये लोग निष्पक्ष रहे या निष्पक्षता से अपने देश की संस्कृति और सामाजिक स्थिति का ये लोग विश्लेषण करते रहे। जिस प्रकार से साम्राज्यवादी विद्वान एक पूर्वाग्रह से और अपने राजनीतिक या साम्राज्यवादी हित से प्रेरित होकर इसका विश्लेषण कर रहे थे, उसी प्रकार की कमियां हम राष्ट्रवादी विद्वानों के अंदर भी देखेंगे। ये लोग भी बदले में अपने संस्कृतियों को बढ़ा चढ़ाकर और श्रेष्ठ दिखाने के लिए इन लोगों ने भी भावनाओं में बहकर कुछ ज़्यादा ही अतिशयोक्तिपूर्ण विश्लेषण कर देते हैं। तो देखिए इनकी 3 सीमाएं, इसी आधार पर इनकी 3 सीमाएं हम लोग देखते हैं। पहला है कि साम्राज्यवादी इतिहास लेखन की प्रतिक्रिया में भारतीय इतिहास की कुछ उपलब्धियों को बढ़ा चढ़ाकर दर्शाना या स्वर्ण युग जैसी राष्ट्रवादी की अवधारणा देना, ये इनकी आलोचना होती है। जैसे कि ये लोग बता देते हैं कि भारत में तो बहुत ज़्यादा समृद्धि थी। जैसे आप लोगों को पता है कि गुप्त वंश को स्वर्ण युग ये लोग करार देते हैं। स्वर्ण युग था या नहीं था ये किसे पता है, लेकिन ये लोग किसे बोल देते हैं स्वर्ण युग, सिर्फ राजाओं के आधार पर। सबसे बड़ी बात इनकी कमियां थी कि ये लोग जन सामान्य के इतिहास को तो कभी देखे ही नहीं, सिर्फ राजाओं के और ये शासकों या वंशों के आधार पर इतिहास का विश्लेषण तो होता नहीं है।
तो ये लोग जन सामान्य के बारे में नहीं देखते हैं कि गुप्त वंश में जन सामान्य कैसा था, आम जनता कैसी थी, उनकी स्थिति परिस्थिति कितनी थी और उनकी समृद्धि कैसी थी। सिर्फ राजाओं का एनालिसिस करके, राजाओं के बारे में विश्लेषण करके गुप्त काल को ये लोग स्वर्ण युग करार दे देते हैं। तो ये एक प्रकार का, इसका कोई इतना प्रमाणिक साक्ष्य नहीं है, तो उसको स्वर्ण युग साक्ष्य देते हैं। तो ये इस आधार पर इनकी ये पहली आलोचना होती है। दूसरी ये है कि भले ही इतिहास के नामकरण को चुनौती दी गई, परंतु काल निर्धारण की अवधारणा पुराना ही बना रहा है। जो जेम्स मिल ने नाम रखा था, उसके नाम को तो ये लोग चेंज कर दिए। हिंदू काल को प्राचीन, मुस्लिम काल को मध्य और ब्रिटिश काल को आधुनिक काल तो बदल देते हैं, लेकिन जो उसका काल है, जो समय है, उसको ये लोग नहीं बदल पाते हैं। जिस प्रकार से जो साम्राज्यवादी विद्वान है मोहम्मद गोरी के आक्रमण को ही मध्यकाल की शुरुआत मानते हैं, जस्ट उसी परंपरा को ये लोग भी फॉलो करते हुए मोहम्मद गोरी के आक्रमण को ही मध्यकाल की शुरुआत मान लेते हैं। तो आधार ये लोग वही रखते हैं, सिर्फ नामकरण चेंज करने से क्या होता है जब आधार वही है तो। जबकि आगे आप लोग देखेंगे मार्क्सवादी जो विद्वान आते हैं, वो लोग नाम के साथ साथ आधार भी चेंज करते हैं। वैसे तो औपचारिक रूप से फ्रेंड्स देखेंगे कि 750 ईस्वी से लेके मध्यकाल की शुरुआत मानी जाती है, लेकिन मार्क्सवादी विद्वान लोग कहते हैं कि हम लोग मध्यकाल की जो शुरुआत करने के लिए मोहम्मद गोरी के आक्रमण का वेट क्यों करें। ये लोग जब पूर्व मध्यकाल हम लोग पढ़ेंगे, जब पूर्व मध्यकाल जब पढ़ा जाएगा तो उसमें सामंतवाद आएगा। सामंतवाद का एक काल आता है, बाद में जब सारी संस्थाएं हैं गुप्त काल के बाद देखेंगे, गुप्तोत्तर काल के बाद विकेंद्रीकृत हो जाती है, तो उसी बीच सामंतवाद आ जाता है। तो ये लोग वहीं से मान लेते हैं, मार्क्सवादी लोग यहीं से मान लेते हैं कि सामंतवाद से ही मध्यकाल के बीच की शुरुआत हो जाती है। तो इस प्रकार से देखेंगे कि ये लोग आधार भी चेंज कर देते हैं, लेकिन राष्ट्रवादियों ने क्या किया, आधार चेंज नहीं किया, सिर्फ नामकरण चेंज कर दिया। तो जब साम्राज्यवादी इतिहास जो लोग ये लोग नाम चेंज किए थे, तो वो लोग अपने यूरो केंद्रित थे। आप लोगों को पता है कि वहाँ पे यूरोपीय जो समाज है उसकी स्थिति परिस्थिति अलग है, भिन्न है, लेकिन जो एशियाई समाज है उसकी स्थिति परिस्थिति अलग है। तो दोनों को एक ही तराजू में तौलकर हम देखेंगे तो ये इतिहास के साथ जस्टिस नहीं हुआ। तो इसको उसी आधार पे ये लोग चेंज करते हैं, जस का तस लागू कर देते हैं, और पश्चिमी विद्वानों के पीछे लघु बने रहते हैं राष्ट्रवादी विद्वान। इस आधार पर इनकी दूसरी आलोचना होती है। और तीसरी बात यह है फ्रेंड्स कि अपने अध्ययन स्रोतों के रूप में संस्कृत ग्रंथों को ही आधार बनाना, जबकि लोक साहित्य की अवहेलना करना, ये इनकी बहुत बड़ी आलोचना होती है। जिस प्रकार से देखेंगे कि जब 1884 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करते हैं विलियम जोन्स, तो उसमें जो संस्कृत पांडुलिपियों की खोज होती है, संस्कृत ग्रंथ जितने होते हैं उसकी खोज होती है और उसका अध्ययन किया जाता है। लेकिन आप लोगों को पता है कि आप लोग वैदिक काल पढ़ेंगे जहाँ से साक्ष्य मिलना प्रारंभ होता है। हालांकि वैदिक काल भी अपने आप में प्रामाणिक नहीं है, एथेंसिटी की प्रॉब्लम है यहाँ भी। लेकिन यहाँ पे देखेंगे संस्कृत जो है ये अभिजात्य लोगों की भाषा होती है। अभिजात्य लोगों की भाषा, अभिजात्य मतलब एलिट क्लास कह लेंगे, या कह लीजिए अमीरों की भाषा होती है, ब्राह्मणों की भाषा होती है, जैसे शासकों की होती है। ये आम जनसामान्य की भाषा नहीं होती है। जनसामान्य की भाषा होती है पाली और प्राकृत। इसी का जो डेवलप रूप है बाद में संस्कृति होती है, इसका प्राकृत। तो पाली और प्राकृत साहित्य भी मिलता है, तो वो लोग इस साहित्य को नेग्लेक्ट करते हैं। आप लोग आगे देखेंगे कि जब महात्मा बुद्ध, मतलब हम लोग बहुत बुद्ध काल पढ़ेंगे, तो महात्मा बुद्ध जन सामान से जुड़ने के लिए पाली भाषा में ही अपना उपदेश देते हैं ताकि वो आम पब्लिक से जुड़ पाएँ। तो ये लोग इसके साहित्य को नेग्लेक्ट करते हैं। तो जब हम लोग इसके साहित्य को पढ़ेंगे ही नहीं तो आम जनता के बारे में कैसे जान पाएंगे। सिर्फ राजाओं के बारे में ये लोग भी ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है कि लोक साहित्य को अवहेलना करते हैं ये लोग, मतलब लोक साहित्य को ध्यान नहीं देते हैं। साम्राज्यवादियों की तरह सिर्फ संस्कृत ग्रंथों पे ही ध्यान देते हैं। तो संस्कृत ग्रंथ पढ़ने से सिर्फ शासकों के बारे में ही जानकारी हमें मिलती है। तो फ्रेंड्स ये रहा आप लोगों का साम्राज्यवादी इतिहास लेखन, और इसके पिछली वीडियो में राष्ट्रवादी इतिहास लेखन, और पिछली वीडियो में साम्राज्यवादी इतिहास लेखन पढ़ाया गया है। और इसकी अगली वीडियो मतलब थर्ड पार्ट में, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर एक ही पार्ट में बनाएंगे तो आप लोगों की इससे अरुचि बढ़ जाएगी। तो मैं नहीं चाहती कि इस वीडियो में उसको इंक्लूड करें। उसका एक मार्क्सवादी इतिहास लेखन का एक अलग वीडियो जाएगी जो थर्ड पार्ट के रूप में होगी।
तो फ्रेंड्स इसको आप लोग देखिएगा, और पहली भी मतलब फर्स्ट पार्ट को और सेकेंड पार्ट को और थर्ड पार्ट को तीनों को आप लोग कंबाइन करके पढ़ेंगे, तभी इसके महत्व को समझ पाएंगे और इसकी इम्पोर्टेंसी को जान पाएंगे। तो फ्रेंड्स इतना आप लोगों को कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कीजिए और अपना सपोर्ट इसी तरह से बनाए रखिए। थैंक यू सो मच।